नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तनाव को बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने और बढ़ा दिया है। लेकिन अब बांग्लादेश के रुख में नरमी आने के संकेत मिलने लगे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से 16 दिसंबर को आजादी मिली थी। बांग्लादेश की आजादी में हिंदुस्तान का बड़ा योगदान रहा, इसलिए हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश के मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बांग्लादेश का डेलीगेशन हिस्सा लेता है। इस बार कहा जा रहा था कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार अपना डेलीगेशन नहीं भेजेगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश का डेलीगेशन हिंदुस्तान आ रहा है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि हिंदुस्तान को लेकर बांग्लादेश का रुख नरम पड़ रहा है। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हिंदुस्तान और चीन के बीच सीमा विवाद पर होगी बात। हिंदुस्तान में सीरियाई दूतावास विद्रोहियों के साथ, और चलते चलते में देखेंगे कनाडा और अमेरिका विवाद को। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते तेजी से खराब हुए हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। छात्र शेख हसीना सरकार के विरोध में सड़क पर आ गए थे। मजबूरन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा। शेख हसीना को हटाने के बाद छात्र तो शांत हो गए, लेकिन जमात एक्टिव हो गया। लगातार हिंदुओं के खिलाफ हमले और मंदिरों को तोड़े जाने की खबरें सामने आने लगी। लेकिन इस बीच अब एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बांग्लादेश दौरे के बाद से बांग्लादेश का रुख नरम हुआ है। दरअसल शेख हसीना को हिंदुस्तान में शरण दिए जाने को लेकर बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश का मुक्ति दिवस यानी कि 16 दिसंबर भी करीब आ गया है। अभी खबर भी आ रही है कि 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े मुक्ति योद्धाओं को बांग्लादेश की केयर टेकर सरकार विजय दिवस के मौके पर हिंदुस्तान भेज रही है। दरअसल हर साल भारत 1971 की जंग को विजय दिवस के तौर पर मनाता है, क्योंकि ये लड़ाई पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाए जाने के लिए लड़ी गई थी। हर साल इस जीत के जश्न में बांग्लादेश की तरफ से मुक्ति योद्धा शामिल होते रहे हैं। मौजूदा हालात में जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इस साल से जारी विजय दिवस का जश्न इस बार फीका हो जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। कोलकाता में हिंदुस्तानी आर्मी के ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम में 16 दिसंबर को विजय स्मारक पर 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। फोर्ट विलियम में तकरीबन 2 घंटे के कार्यक्रम में बांग्लादेश के मुक्ति योद्धा मौजूद रहेंगे। हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है कि प्रतिनिधिमंडल में मुक्ति योद्धा के अलावा कौन कौन होगा। वैसे मुक्ति योद्धाओं को मुक्ति दिवस पर हिंदुस्तान भेजने से ये साफ नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश का रुख पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश में हिंदुस्तान विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है, उसने हिंदुस्तान की चिंता को कुछ ज्यादा बढ़ा दिया है। चिंता इस बात को लेकर है कि ढाका अब ISI की गतिविधियों का केंद्र बन सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इसमें से 1000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बिना बाढ़ वाला है और यहाँ से आसानी से घुसपैठ हो सकती है। ISI घुसपैठ की कोशिश में भी जुट गई है। इसे लेकर अब BSF की तैनाती को भी बॉर्डर पर बढ़ाया गया है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुस्तान विरोधी भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, उससे हिंदुस्तान के सामने बड़ा संकट जरूर खड़ा हो सकता है। अब बात हिंदुस्तान चीन विवाद की। हिंदुस्तान और चीन के बीच सीमा विवाद 1959 से ही चला आ रहा है, जो आज भी जारी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चीन ही है, क्योंकि उसने पुराने बॉर्डर एग्रीमेंट को खारिज कर दिया। 1962 में एक पूरी जंग हो चुकी है, तो छुटपुट संघर्ष भी हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन जो साल 2020 में हुआ वो आम घटना नहीं थी। दोनों तरफ से जंग जैसी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही देशों ने संयम दिखाया और युद्ध तनाव तक ही सीमित रह गया। 4 साल चले लंबे तनाव के बीच रूस में हुए ब्रिक्स समिट में ये तनाव कम होना शुरू हुआ। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच वार्ता के बाद LAC के विवाद को खत्म करने की कोशिश तेज हुई। सबसे पहले दोनों ही देशों की सेनाएं टकराव की जगह से पीछे हटी और अब उच्च स्तरीय बैठकों की शुरुआत हो गई है। 15 दिसंबर के बाद कभी भी हिंदुस्तान के NSA अजीत डोभाल बीजिंग जाएंगे या फिर चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली आ सकते हैं। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। नाटो की तरफ से तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि उसने तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में हिंदुस्तान और चीन के बीच तनाव बना रहता है तो दुनिया का ये हिस्सा बड़ी जंग का मैदान बन सकता है। हिंदुस्तान और चीन के बीच LAC तकरीबन 3488 किलोमीटर लंबा है। ये लद्दाख से शुरू होते हुए हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। हिमाचल और सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड और अरुणाचल में भी कई जगहों को लेकर विवाद है।
उत्तराखंड का बाराहोती, अरुणाचल का तवांग, अपर सुबनसिरी और फिश टेल 1 और 2 पर भी भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना होता रहता है। चीन तो पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और उसे जंगनान के नाम से बुलाता है। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश तो मैकमेहन लाइन के वाटरशेड प्रिंसिपल के तहत तिब्बत और भारत को अलग करता है। भारत कोई विवाद नहीं मानता है, लेकिन चीन का ये दोहरा चरित्र ही है कि वो अरुणाचल में मैकमेहन लाइन को मानता नहीं, जबकि इसी मैकमेहन लाइन को म्यांमार में जरूर मानता है। अब बात करते हैं सीरिया में हुए तख्तापलट की। सीरिया के सबसे बड़े सुन्नी विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल-शम यानी कि HTS का कब्जा हो गया है, लेकिन अभी तक ये हिंदुस्तान ने सीरिया की नई सरकार को मान्यता नहीं दी है। लेकिन दिल्ली में सीरियाई दूतावास ने जरूर पाला बदल लिया है। दिल्ली में स्थित सीरिया के दूतावास ने अपना राष्ट्रीय ध्वज उतार दिया है। सीरियाई दूतावास ने अब राष्ट्रीय झंडे की जगह विद्रोहियों का झंडा लगा दिया है। यानी हिंदुस्तान की सरकार ने भले ही सीरिया की नई सरकार को मान्यता नहीं दी हो, लेकिन हिंदुस्तान में सीरिया के राजनयिकों ने विद्रोही गुट की सरकार को मान्यता दे दी है। दिल्ली में सीरियाई दूतावास ने अब हरा, सफेद, काला और लाल रंग वाले झंडे को अपना मान लिया है। बता दें कि कभी ये झंडा विद्रोहियों का प्रतीक हुआ करता था, जो सीरिया का राष्ट्रीय ध्वज बनता नजर आ रहा है। सीरिया के विद्रोही जिस झंडे का इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें हरे, सफेद और काले रंग की 3 पट्टियां बनी हुई हैं। ऊपर हरी, बीच में सफेद और नीचे काले रंग की पट्टी है। बीच में सफेद पट्टी पर लाल रंग के 3 सितारे बने हुए हैं। बता दें कि नए झंडे का डिजाइन पुराने झंडे से अलग है। पुराने झंडे में 2 हरे सितारे थे, जो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के तहत सीरिया और मिस्र के संघ का प्रतीक थे। सत्ता परिवर्तन और नए झंडे को अपनाए जाने से सीरिया के लोगों में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। बर्लिन, इस्तांबुल और एथेंस जैसे शहरों में भी सीरिया के विद्रोही गुट के समर्थक नए झंडे को लहराते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। रूस ने उन्हें शरण दी है। विद्रोहियों ने 27 नवंबर को सीरिया पर हमला बोला था और 11 दिनों में पूरी बाजी पलटते हुए दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इस दौरान होम्स से लेकर इदलिब, एलेप्पो, हमा, दर्रा तक में विद्रोही गुट ने अपना झंडा गाड़ दिया। सीरिया के बड़े हिस्से पर HTS के विद्रोहियों का कब्जा भले ही हो गया है, लेकिन सीरिया में अभी शांति नहीं आई है, क्योंकि कुर्द विद्रोहियों ने HTS के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं, जिन्हें अमेरिका से मदद मिल रही है। ऐसे में अभी लड़ाई कुर्दों के नियंत्रण वाले इलाके में तेज हो गई है। HTS के लड़ाके अब कुर्दों पर हमला बोल रहे हैं। कुर्दों के इलाके में ही अमेरिका के 900 से ज्यादा सैनिक सुरक्षा देने के नाम पर तैनात हैं, लेकिन वो HTS के हमलों को नहीं रोक रहे हैं। और अब कुर्दों की सेना SDF के कमांडर जनरल मजलूम कोबानी ने अमेरिका पर सीरिया की जनता को धोखा देने का आरोप लगा दिया है। जनरल कोबानी ने कहा है कि अमेरिका उन्हें छोड़ रहा है। अमेरिका के सीरिया में हाल के फैसलों से खालीपन पैदा हो गया है और इस अस्थिरता का ISIS के आतंकी फायदा उठा सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की मदद से कुर्द लड़ाकों ने IS आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया, जिससे उनकी जेलें भरी हुई हैं। यही नहीं, उत्तरी सीरिया में उन्होंने अपनी स्वायत्त सरकार भी चलाई है। ये पूरा इलाका तेल से भरा हुआ है, इसलिए सभी गुट इस पर कब्जा करना चाहते हैं। HTS विद्रोहियों को तुर्की का खुलकर समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि तुर्की की वायुसेना कुर्द लड़ाकों पर हवाई हमले भी कर रही है। मानबेज और कोबानी में तुर्की के किलर ड्रोन और फाइटर जेट ने कुर्दों की सेना पर कई हमले किए हैं। इससे कुर्दों और तुर्की के बीच लड़ाई काफी तेज हो गई है। कुर्दों की मुख्य सेना सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने कहा है कि उसने अपने सैनिकों को IS आतंकियों की जेल से हटाकर उन्हें जंग के मोर्चे पर भेजा है। यानी अब ISIS के रूप में एक नया खतरा दुनिया के सामने आने को तैयार है। और अब चलते चलते में देखेंगे अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ती दूरियों को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके बाद कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो बिना किसी कार्यक्रम के अमेरिका पहुंचे और ट्रंप से मुलाकात की थी। लेकिन खबर है कि ट्रंप ने इस मुलाकात में ट्रूडो की बेइज्जती कर दी थी। यहां तक कह दिया था कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए और ट्रूडो इस राज्य के गवर्नर बन सकते हैं। ट्रंप के रुख के बाद कनाडा की तरफ से जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई है। कनाडा का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत ओंटारियो अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी राज्यों मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा को बिजली का निर्यात रोकने पर भी विचार कर रहा है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने इसकी पुष्टि की। इसके अलावा ओंटारियो अमेरिका को होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है। इसमें सरकारी टेंडर्स से अमेरिकी कंपनियों को बाहर रखने की भी तैयारी है। ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ने बिजली न बेचने के फैसले को आखिरी विकल्प बताया है। फोर्ड ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ऐसा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे लोगों के रोजगार को निशाना बनाएंगे
तो हम हर संभव उपाय करेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी फोर्ड के बयान पर जवाब आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर फोर्ड ऐसा करते हैं तो ये ठीक है। अमेरिका कनाडा को सब्सिडी दे रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बता दें कि ओंटारियो ने 2023 में अमेरिका के 15 लाख घरों में बिजली पहुंचाई थी। इसके अलावा कनाडा अमेरिका को सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति करने वाला देश है। कनाडा से रोजाना 45 लाख बैरल तेल अमेरिका जाता है, जो अमेरिका को होने वाले कच्चे तेल के निर्यात का 60% हिस्सा है। कनाडा ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने उस पर कार्रवाई की तो वो भी पलटवार करेगा। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड बुलेटिन में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।